हम आपको पहला वीडियो अपलोड कर दिए थे, ये दूसरा वीडियो है। दूसरा वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण क्या होता है, किसे कहते हैं, क्या काम है इसका, इस सब के बारे में हम आज डिटेल से जानेंगे। बस आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा और थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखला गोला का भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण आपका किसी खोखले गोले का भाग होता है। जैसे मान लीजिए आप बॉल देखे हुएगा, उस बॉल को मान लीजिए यही बॉल है, आप इसको थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा कि ये बॉल है। इस बॉल को क्या कर रहे हैं, तो गोलीय दर्पण आपका दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए हम इसको ना काट करके यहाँ से बाहर कर दे रहे हैं, यहाँ से हम इसको काट करके और बाहर कर दे रहे हैं। मान लीजिए इसको हम उठा करके ये वाला भाग को उठा करके हम यहाँ लाए, ठीक है, और यहाँ ला दिए। फिर अब इसको अपने मन से दो तरफ का दर्पण बनाएंगे, एक अवतल दर्पण बनाएंगे और उत्तल दर्पण। तो कैसे अवतल दर्पण बनेगा और कैसे उत्तल दर्पण बनेगा, आप थोड़ा समझिएगा इसको। कि अगर अवतल दर्पण हम क्या करेंगे ना, अवतल दर्पण बनाने के लिए हम बाहर से जो उभरा हुआ भाग है उधर कलाई कर देंगे मतलब लेपित कर देंगे, ठीक है। चांदी की परत चढ़ा करके उस पर पेंट कर देंगे चांदी की परत चढ़ा करके उस पर पेंट कर देंगे तो कलाई हो गया। और ये कलाई का आपका सिंबल है कि इधर से कलाई हो गया है। तो अगर देखिए ये उठा हुआ भाग है, उठा हुआ भाग की तरफ से हम अगर कलाई कर दे रहे हैं तो ये दर्पण बनता है अवतल दर्पण, ठीक है। इसका मतलब है कि हम उठा हुआ भाग से कलाई कर रहे हैं तो इसका प्रकाश का जो परावर्तन होगा वह धंसा हुआ भाग से होगा, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन किससे होगा, धंसे हुए भाग से होगा। और धंसे हुए भाग से अगर प्रकाश का परावर्तन होता है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। इसी को क्या करते हैं कि हम इधर से कलाई ना करके, क्योंकि जैसे ये ऐसे था, हम इधर से कलाई कर देते, ठीक है। तो इधर से कलाई कर देते तो ये इस प्रकार का हो जाता है, ये कलाई हो गया धंसा हुआ भाग से। और प्रकाश का परावर्तन जो होता, प्रकाश का परावर्तन ये उठे हुए भाग से होता, जबकि धंसे हुए भाग की तरफ तो कलाई करते हैं। और प्रकाश का परावर्तन किधर से होगा, उभरे हुए भाग से। तो ये इसे उत्तल दर्पण कहेंगे। जैसे हम आपको थोड़ा सा इसके माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि यही किसी खोखले गोले का भाग था, ठीक है। ये अगर पूरा हमको इसको गोला कर दे तो ये किसी खोखले गोले का भाग था, इसमें से सिर्फ आधा काट करके यहाँ लाए तो इस प्रकार का बना। तो सिर्फ यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि अगर ये आपका धंसा हुआ भाग है और ये उभरा हुआ भाग है तो इसका प्रकाश, जैसे मान लीजिए हम इधर क्या कर रहे हैं, कलाई कर दे, मान लीजिए पेंट कर दे, मतलब प्रकाश उधर पार नहीं करेगा। और पार नहीं करेगा तो अब इससे हम इस पर लाइट बार है, तो लाइट बारेंगे तो इधर प्रकाश का परावर्तन होकर के वापस ये टकरा कर इधर आएगा, ठीक है। तो ये देखिए अभी प्रकाश हम किधर, लाइट किधर बार रहे हैं, तो ये जो धंसा हुआ भाग है उधर की तरफ लाइट बार रहे हैं। जबकि कलाई किधर किया है, तो जो उठा हुआ भाग था ये उठा हुआ भाग की तरफ हम कलाई किए हैं। तो उठे हुए भाग की तरफ कलाई करके और धंसे हुए भाग की तरफ अगर लाइट का परावर्तन करवाते हैं तो फिर वो अवतल दर्पण बनता है। तो इसलिए हम डिफिनेशन दे सकते हैं अवतल दर्पण का कि अवतल दर्पण उस दर्पण को कहा जाता है जिसका परावर्तक सतह मतलब जिधर से प्रकाश का परावर्तन हो, तो परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, उससे अवतल दर्पण। जबकि अगर हम क्या करते हैं कि इधर से कलाई ना करके हम इधर से कलाई कर देते हैं कि इधर प्रकाश पार नहीं करेगा, और तब इस पर लाइट मारेंगे, ठीक है। तो इस पर लाइट मारेंगे तो प्रकाश का परावर्तन अब उठे हुए भाग की तरफ से होगा, तो प्रकाश का परावर्तन अब उभरे हुए भाग से होगा, तो इसे उत्तल दर्पण कहेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। अब इसमें कुछ टर्म्स था, उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि किसे क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम ये काट करके लाए थे और ये बनाए थे, तो इधर से कलाई कर दिए थे, तो ये कौन सा दर्पण बना था, आपका अवतल दर्पण बना था। ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण में ये किसी खोखले गोले का भाग था ना, किसी गोले का भाग ही था, इसी को काट करके हम क्या किए हैं, लेकर आए हैं, ठीक है। तो इसका कोई केंद्र होगा गोला का, इसका कोई केंद्र होगा, ठीक है। और यही केंद्र, सबसे पहले उससे पहले हम जान लें कि दर्पण के जो मिड पॉइंट हो ना, मध्य में, उसे हम ध्रुव कहते हैं, ठीक है। इसे दर्शाया जाता है, इसको हम ध्रुव कहते हैं, ठीक है। और यह किसी खोखले गोले का भाग था जिसको हम केंद्र कहते हैं। और यही ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, मुख्य अक्ष कहा जाता है। ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है, ठीक है। और ये केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, ठीक है। ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी की, ये वाला जो लाइनिंग हम डार्क कर रहे हैं, इसको वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, ठीक है। ये
आपका ये दूरी जिसको कैपिटल आर से दर्शाया जाता है, ये आपका वक्रता त्रिज्या हुआ, ठीक है। उसके बाद इसमें और कोई खासियत नहीं होता है, ये वक्रता केंद्र। उसके बाद मतलब इसका मुख्य अक्ष, ये आपका दर्पण है, ये आपका मिड पॉइंट, दर्पण के मिड पॉइंट को ध्रुव कहेंगे। ये आपका वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या, जिसको आर से दर्शाया जाता है, ठीक है। ये ऐसा भाग होता है, आप थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। यही कंडीशन तो फिर आपका उत्तल का भी बनेगा। उत्तल दर्पण जैसे हम आपको समझाए कि उत्तल दर्पण जैसे मान लीजिए, तो उत्तल दर्पण किसे होता है, जिससे अंदर से हम कलाई करते हैं, बाहर से परावर्तन करना है, ठीक है। अब मान लीजिए इसका तो केंद्र, मान लीजिए कोई गोले का केंद्र होगा, तो इसका केंद्र को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र, ठीक है। और या इस दर्पण के मिड पॉइंट को क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे, ठीक है। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है, ठीक है। आपका ये मुख्य अक्ष है, प्रधान अक्ष भी कहा जाता है इसको, ठीक है। उसके बाद आपका ये हो जाएगा, इसके बीच की दूरी को यही वक्रता त्रिज्या कहा जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा समझिएगा कि ये कंडीशन आप इसके बाद हम लोग का हेडिंग है गोलीय दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी किसे कहते हैं। हम तो वक्रता त्रिज्या, वक्रता ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आप समझेंगे कि फोकस किसे कहते हैं और फोकस दूरी क्या है, फोकस और फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो समझिएगा थोड़ा अच्छा से ये कंडीशन, क्योंकि आप रटिएगा तो दिक्कत है, आप समझ करके कोशिश कीजिए, हम अभी याद करवा देंगे आपको, केवल आप ध्यान से समझते रहिएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका था पी ध्रुव, ये कोई खोखले गोले का भाग था जिसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है, ठीक है। उसको मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। अब फोकस क्या होता है ये समझिएगा, तो मुख्य अक्ष के समानांतर, तो समानांतर क्या होता है ये शब्द थोड़ा जान लीजिए। समानांतर का मतलब समान अंतर, ठीक है। एक दूसरे से समान अंतर पर हमेशा आगे बढ़ते रहे तो इसे समानांतर कहते हैं, और एक वीडियो में आपको समझा दिया गया है। तो मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष आपका ये वाला, ये लाइनिंग को मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण, तो ये किसी प्रकाश स्रोत से निकल रहा होगा, ठीक है। किसी प्रकाश स्रोत, मान लीजिए सूर्य से निकल रहा है, और यह मुख्य अक्ष ये था, इसके समानांतर कोई किरण आ रहा है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन मतलब वापस लौटने के बाद, ठीक है, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है, ठीक है। फिर से सुनिएगा, किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है और दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाकर के मिलती है या जिस बिंदु से जाती है उसे मुख्य फोकस, उसे फोकस कहा जाता है, ठीक है, फोकस। और फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, जिसे स्मॉल एफ से दर्शाया जाता है, ये आपका फोकस दूरी है। यही कंडीशन आपका अप्लाई होगा आपका उत्तल के लिए। जैसे मान लीजिए ये उत्तल दर्पण है, ठीक है, उत्तल दर्पण ये आपका वक्रता केंद्र है, और वक्रता केंद्र और ये मान लीजिए ध्रुव है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, तो मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। अब प्रकाश का परावर्तन तो इस भाग से उठे हुए भाग से होगा, जैसे मुख्य अक्ष के मान लीजिए, ठीक इसी प्रकार का ये भी समानांतर रहेगा, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद ये वापस उधर तो जाएगा नहीं क्योंकि उधर कलाई किया हुआ है, ये वापस इस तरफ चला जाता है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है ना कि यह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से लग रहा है कि यहाँ इधर कहीं से आ रहा है, ठीक है, तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आता हुआ प्रतीत होता है उसे मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं, ठीक है। तो यह देखिए प्रकाश तो इधर से जा रहा था और इधर टकराकर चला जाता है, लेकिन लगता है ना ये प्रकाश अगर इधर से देखा जाए तो लगता है कि प्रकाश इधर से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ जिस बिंदु से आता हुआ प्रतीत होता है उसे फोकस कहते हैं, ठीक है। और यही ध्रुव से एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो आपको अब अगला हम समझाएंगे कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस में क्या संबंध है। अब आप लोग को हम समझाएंगे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। गोलीय दर्पण मान लीजिए हम कोई अब अवतल दर्पण के लेकर के बता रहे हैं, ठीक है। तो अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ भाग होता है, ठीक है, उससे अवतल दर्पण कहते हैं। मतलब बाहर से उभरा हुआ भाग की तरफ से इसको कलाई कर लेते हैं, जिस प्रकाश का परावर्तन धंसे हुए भाग से करवाते हैं।
तो ये कोई दर्पण है, ठीक है, मान लेते हैं ये एम एन कोई दर्पण है, ठीक है, एम एन कोई दर्पण है, और यह किसी गोले का भाग होता है, और कुछ गोला का भाग है तो उसका केंद्र भी होगा, और उस केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है, ठीक है, जिसे सी से दर्शाता है, ये वक्रता केंद्र हो गया आपका। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं, मुख अक्ष कहते हैं। और मुख अक्ष, इस ये पूरा लाइनिंग को मुख अक्ष कहेंगे, जबकि P मतलब ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, ठीक है। वक्रता हम थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं, आपको समझाना आसान रहेगा, ठीक है। हम मान लीजिए यहाँ ले लेते हैं, वक्रता केंद्र को यहाँ ले लेते हैं, और इसके बीच की दूरी मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या आर कहते हैं। जबकि जब हम मुख अक्ष के समानांतर कोई किरण गुजरते हैं, ये अब आपको गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध आ जाता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या रिलेशन होता है उसके बीच में समझेंगे। चलिए उससे पहले हम एक गोलीय दर्पण बना लेते हैं। तो गोलीय दर्पण आपको बना करके दिखाते हैं। ये गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण में कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण है। क्यों अवतल दर्पण है, क्योंकि इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है, ठीक है। और मान लीजिए एम एन कोई दर्पण है, ठीक है, और यह किसी खोखले गोले का भाग होगा जिसके केंद्र को हम क्या कहते हैं, तो वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो मुख अक्ष कहा जाता है। चलिए थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा लेते हैं, मुख अक्ष। और दूसरा इसका फोकस हम ढूंढते हैं। तो फोकस कौन होता है, तो मुख अक्ष के समानांतर आपतित किरण। मान लीजिए कोई प्रकाश स्रोत से आ रहा है, ठीक है, मुख अक्ष के समानांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मतलब मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे फोकस कहते हैं, ठीक है। तो आपका फोकस यही हो जाएगा। और फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी F कहा जाता है, जबकि केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या R कहा जाता है। और इसी के बीच में मतलब R और F के बीच में हमें रिलेशन जानना है कि क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, ठीक है। उससे पहले हम आपको एक चीज समझाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ कि किसी त्रिभुज का कौन सा कोण बड़ा है तो कौन सा उसका भुजा बड़ा होगा, इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और त्रिभुज का खासियत होता है कि किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर होता है उसका दो कोण बराबर होगा, या दो कोण बराबर है तो दो भुजा भी बराबर होगा। लेकिन कौन सा कोण किसके बराबर होगा, कौन सा भुजा किसके बराबर होगा, जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज क्या है, 3 सरलरेखाओं से घिरा हुआ है जिसके तीनों भुजाएं 3 सरलरेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। उसमें से मान लीजिए कि ये त्रिभुज है, ठीक है, या अभी कौन बन रहा है, कोई कोण नहीं बन रहा है इसका, ठीक है। अब ये थोड़ा सा कोण बनेगा, ठीक है, और ये मान लीजिए ये तीसरा भुजा है। अभी इतना कोण बना है तो इतना भुजा लेना है। अगर मान लीजिए इसका कोण को बढ़ा दिए तो अब भुजा भी ज्यादा लगेगा। मतलब क्या हो रहा है कि आप थोड़ा सा देखिएगा कि जो कोण बढ़ रहा है ना, जिस कोण को हम बढ़ा रहे हैं तो उसके सामने वाली भुजा बढ़ रही है। जैसे और बढ़ा दिए तो इसके सामने वाली भुजा बढ़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि इसमें हम यूज करेंगे, आपको यहाँ समझाने के लिए ये बात को यूज करेंगे। तो ये मान लीजिए ये वाला कोण बढ़ रहा है तो इसके सामने वाली भुजा बढ़ेगा आपका, ठीक है, यहाँ यूज करेंगे। दूसरा आपको प्रकाश के परावर्तन के नियम हम पढ़ा दिए हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम होता है, दो नियम होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, तीनों एक ही समतल में होता है। दूसरा कि आपतन का कोण परावर्तन के कोण के बराबर होता है। तो सबसे पहले आपको ये भी बता दिए हैं कि आपतन का कोण होता क्या है। तो आपतन का कोण होता है आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। तो पहले हम यहाँ अभिलंब डाल देते हैं, ठीक है, यहाँ अभिलंब डाल देते हैं। आपका ये आपका हो जाएगा अभिलंब। अभिलंब का मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो ये आपका अभिलंब है। और आपतित किरण ये वाला है, तो आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उससे आपतन का कोण कहते हैं, जिसे I से दर्शाया जाता है। जबकि परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसे परावर्तन का कोण R कहते हैं, ठीक है, ये समझिएगा। और ये आपतन का कोण परावर्तन के कोण के बराबर होता है, ये हम पिछला वीडियो में आपको समझा दिए हैं। अब हम इसके बीच संबंध बताएंगे F और R के बीच में। तो सबसे पहले आपको पता है कि परावर्तन के नियम से तो परावर्तन का नियम से क्या होता है, आपतन का कोण बराबर होता है परावर्तन के कोण के, ठीक है। हम यहाँ नाम देते हैं इसको, मान लीजिए या एस यहाँ बी है, ठीक है, ए बी यह आपतित किरण है और ये आपका परावर्तित किरण है।
तो हम इस कोण का नाम देते हैं इस वाले कोण का, ठीक है, जिसको आई बोले हैं। तो कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर आई, अब बराबर होगा ये वाला कोण के, मतलब कोण सी बी एफ के, कोण सी बी एफ के क्यों बराबर होगा? तो आप परावर्तन का नियम पता है, आपतन का कोण बराबर होता है परावर्तन के कोण के, और यह है का तो कोण आई बराबर है कोण आर के, ठीक है। आपतन का कोण बराबर होता है परावर्तन के कोण के। समीकरण इसको एक कर लीजिए। फिर आपको पता है कि जब दो समांतर रेखाएं पर कोई तिर्यक रेखा गिरती है तो एकांत अंतः कोण बराबर होता है, मतलब ये वाला कोण इसके बराबर हो जाता है और ये वाला कोण इसके बराबर होता है। तो आपको पता है कि ये दोनों समांतर रेखा है, ये दोनों क्या है? समांतर रेखा है। समांतर रेखा है तो आपतन का कोण बराबर होगा परावर्तन के कोण के, ठीक है। तो इसको समझिएगा, क्योंकि ये वाला को ए बी और ये वाला हम सी से मान लीजिए पी को लेकर चलते हैं, ये दोनों समांतर रेखा है क्योंकि मुख अक्ष के समांतर, और यहाँ से जो किरण आ रही है तो आपतन का कोण बराबर होगा परावर्तन के, मतलब ये वाला कोण इसके बराबर होगा, मतलब कोण ए बी सी, कोण ए बी सी, ये वाला कोण बराबर होगा इस वाले कोण के। तो इस कोण का नाम देते हैं कोण बी सी एफ, बराबर होगा कोण बी सी एफ। क्यों बराबर होगा? तो एकांत अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से। चलिए अब थोड़ा समीकरण इसको मान लीजिए समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है और किसी का लेफ्ट बराबर होता है, इसका मतलब है कि उसका राइट भी बराबर होगा, मतलब कि इसका राइट कोण सी बी एफ बराबर होगा कोण बी सी एफ के, ठीक है। सी बी एफ, ये सब इसको मान लेते हैं समीकरण 3। देखिए सी बी एफ मतलब हाई वाला कोण, ठीक है। अब बराबर होगा किसके? तो बी सी एफ, तो बी सी एफ मतलब इस वाला कोण के बराबर हो गया, ठीक है। ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, मतलब सब आपस में बराबर हो गया, ठीक है, सब आपस में बराबर हो गया। तो आपको पता है अभी हम बताए थे कि किसी हम त्रिभुज में बात करते हैं, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये वाला त्रिभुज, ये वाला छोटा वाला त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, इस त्रिभुज का हम बात करते हैं। तो इस त्रिभुज में ये वाला, इस त्रिभुज में, त्रिभुज बी सी एफ में, त्रिभुज बी सी एफ में हम जानते हैं कि त्रिभुज के किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर है तो उसकी दो भुजा बराबर है। तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया ना, तो इसका मतलब दो भुजा बराबर होगा। और वो दो भुजा कौन बराबर होगा? तो हम आपको बताए थे कि किसी भी कोण के सामने वाली भुजा पर निर्भर करता है। ये कोण किस पर निर्भर करेगा? तो सामने वाली भुजा। तो सामने वाला भुजा क्या है? बी एफ या एफ बी, जबकि इस कोण के सामने वाला भुजा क्या है? सी एफ, ठीक है। तो आपका इस त्रिभुज का ये वाला आपको लिख देना, क्योंकि दोनों कोण बराबर है, लिखना कि त्रिभुज ए बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है, और दो भुजा कौन बराबर होगा? तो इसके सामने वाला, इस कोण के सामने वाला सी एफ, इसके सामने वाला बी एफ, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर हो गया। और यह देखिए ये संबंध जो हम बता रहे हैं आपको, ये बहुत निकट पॉइंट, मान लीजिए हम यहाँ आपको दर्शाने के लिए बोला है, मतलब दिखाने के लिए थोड़ा कि समझ में आपको है, लेकिन ये बहुत निकट के लिए होता है, बहुत निकट। मतलब ये वाला जो होता है यहाँ समझाएं तो ये वाला यहाँ बहुत निकट लेकर जाते हैं, बहुत, जितना पास आप समझ लीजिए उतना पास के लिए, बहुत दूर ना होता तब के लिए। तो इस टाइम क्या होता है कि ये वाला भुजा ना उस टाइम इसके बराबर होता है, ये बहुत निकट के लिए, ये वाला इसके। तो लिखेंगे क्योंकि बिंदु बी ध्रुव P से बहुत निकट हो, तब बहुत निकट होगा, तो आपका ये बहुत निकट होगा, तो इसका मतलब कि ये वाला दूरी कौन? बी एफ अब बराबर हो जाएगा
ये यहाँ एफ का एक था, ठीक है, बी एफ बराबर होगा पी एफ के, ठीक है, पी एफ के। और आपको पता है कि बी एफ बराबर है किसके, सी एफ के, और यही बी एफ बराबर है पी एफ के, मतलब सी एफ बराबर भी होगा आपका पी एफ। सी एफ बराबर हो जाएगा पी एफ के, सी एफ बराबर हो जाएगा पी एफ के। चलिए अब आपको हम ये पूरा लंबाई को हम क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को हम क्या बोलेंगे, तो पी सी, ठीक है, हम पूरे लंबाई को बोलते हैं पी सी, ठीक है। और पी सी बराबर क्या हो जाएगा, तो पी सी बराबर हो जाएगा आपका, पी सी बराबर हो जाएगा पी एफ, इसको या तो पूरा लिखे या इसको और इसको जोड़कर लिखे, मतलब पी एफ प्लस सी एफ, दोनों बातें क्या, पी सी मतलब ये पूरा लंबाई बोल दिए, अब पी एफ मतलब यहाँ से यहाँ तक और सी एफ मतलब यहाँ तक, मतलब इसको और इसको जोड़ेंगे तो पूरा आपको पी सी मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, पूरा पी सी की दूरी को हम क्या माने हैं, आर माने हैं, पूरा पी सी की दूरी को हम क्या माने हैं, आर, जबकि पी एफ कौन है, तो पी एफ यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं, तो एफ प्लस सी एफ कहाँ है, तो सी एफ आपका ये दूरी आपको पता नहीं है, लेकिन आपको पता है कि सी एफ जो है ना, सी एफ बराबर है बी एफ के, और बी एफ बराबर है पी एफ, मतलब सी एफ पी एफ के भी बराबर है, सी एफ किसके बराबर है, पी एफ के, और पी एफ का भी तो एफ है ना, इसलिए आर बराबर एफ, एगो एफ तो दो एफ हो जाएगा, इसलिए आपका आर बराबर होता है 2f, या ऐसे कह सकते हो कि एफ बराबर होता है r/2, और यही आपका सही होता है, यही संबंध होता है, यही संबंध होता है आर बराबर। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि एफ बराबर r/2, या सिद्ध कीजिए कि r बराबर 2f, और ये ऐसे आपको सिद्ध कर